हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा परमार सर के पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 6 के लेक्चर नंबर 13 का रिवीजन, जो कि होने वाला है इकोनॉमिक्स का रिवीजन। ये जो है इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर का रिवीजन होने वाला है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आगे आने वाली जितने भी वीडियोज़ होंगी वो सभी आप तक पहुँच जाएंगी। और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस लेक्चर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है इसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन हो जाती है? तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था आता है, और तीसरा आता है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसमें जो है स्वामित्व के बात पहले बोल रहा है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें किसकी स्वामित्व होती है? तो इसमें जो है निजी स्वामित्व होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का इसमें स्वामित्व होता है। लेकिन जो समाजवादी होती है अर्थव्यवस्था, इसमें सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का इसमें स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक तौर पर इसमें स्वामित्व होता है। और जो मिश्रित होता है उसमें सार्वजनिक भी होता है और निजी स्वामित्व भी होता है। आर्थिक उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होता है, इसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, यानी कि समाज का मतलब जो है कल्याण करना, इसमें आर्थिक उद्देश्य माना जाता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, इसमें दोनों होता है, यानी कि लाभ कमाना भी होता है और सामाजिक कल्याण करना भी इसमें जो है आर्थिक उद्देश्य रखा जाता है। सरकार की भूमिका की अगर बात करते हैं तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। लेकिन समाजवादी में जो होता है, ये पूरी तरह से क्या होती है? सरकार की भागीदारी होती है, यानी कि पूरी तरह से संलिप्तता होती है सरकार की। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है वो सीमित भूमिका होती है, यानी कि पूरी तरह से उतनी भूमिका सरकार की नहीं होती है। आय का वितरण की अगर बात करते हैं तो पूंजीवादी में जो होता है आय का वितरण असमान होता है, लेकिन समाजवाद में कैसा होता है? समान होता है। और वही मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसा होता है? कम असमान होता है। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। लेकिन समाजवादी जो होता है, इसमें स्वतंत्रता का क्या होता है? अभाव होता है, यानी कि इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता इसमें नहीं दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है वो होता है सीमित स्वतंत्रता, यानी कि इसमें भी जो है थोड़ा बहुत स्वतंत्रता होता है, लेकिन पूरी तरह से इसमें भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो यूएसएसआर में है, यानी कि सोवियत संघ में जो है उत्तर कोरिया में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारे भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें बोल रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है दोनों क्षेत्र आते हैं, यानी कि निजी भी आता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के द्वारा बजट के साथ जो है कितने नीतिगत विवरणों को अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें जो है 3 नीतिगत विवरणों को अनिवार्य किया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें देख लेते हैं एक्ट के बारे में। तो एक्ट दिया गया है इसमें 2003 में आया था एक एक्ट, जो कि था राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम था, यानी कि एफआरबीएम अधिनियम था। तो ये क्या था? तो इसमें जो है संसद का अधिनियम है, जो कि वित्तीय अनुशासन क्या करता है? सुनिश्चित करता है, यानी कि वित्तीय अनुशासन को निश्चित करता है। और सार्वजनिक धन का ये बेहतर प्रबंधन करता है और राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखता है। और इस अधिनियम के तहत जो है सरकार को बजट के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो क्या अनिवार्य होता है? तो इसमें 3 तरह के जो है नीति वक्तव्य के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य है, दूसरा है राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य है, और तीसरा है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क वक्तव्य। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं मध्यम। तो ये जो है 3 साल की राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं इसमें, यानी कि जो मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य होता है, इसमें 3 साल के लिए राजकोषीय लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। और जो राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य होता है, इसमें क्या होता है? जो राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य होता है, इसमें जो होता है इसमें वित्तीय उद्देश्यों और रणनीतियों की रूपरेखा दी जाती है। अगला इसमें दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क वक्तव्य के बारे में। तो इसमें आर्थिक स्थितियों यानी कि जीडीपी वृद्धि आदि का आकलन किया जाता है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें जीडीपी जो वगैरह होती है, इसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। आगे इसमें दिया गया है बजट के प्रकार के बारे में। तो इसमें 3 प्रकार के बजट, मतलब 4 प्रकार के इसमें बजट के बारे में बताया गया है। पहला होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है असंतुलित, और तीसरा होता है घाटा बजट, और चौथा होता है अधिशेष बजट। तो जो संतुलित जो बजट होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें आय और व्यय क्या होता है? एक समान होता है, यानी कि दोनों जो होता है वो बराबर होता है। लेकिन असंतुलित में क्या होता है? आय और व्यय क्या होता है? बराबर नहीं होते हैं।
और जो घाटा बजट होता है इसमें व्यय अधिक होता है आय से, यानी कि आय कम होगा और व्यय क्या हो जाता है इसमें ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो अधिशेष बजट होता है इसमें क्या होता है, आय अधिक होता है और व्यय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो है 4 प्रकार के बजट के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक में जो है कितने उप सूचकांक मतलब दिए गए हैं। तो इसमें जो है वित्तीय जो समावेशन सूचकांक है इसमें 3 सूचकांक शामिल किए गए हैं। तो इसमें दिया गया है वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में। तो वित्तीय समावेशन जो सूचकांक होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो इसमें जो है पेश किया गया था आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक को पेश किया गया था। कब, तो 2021 में जो है आरबीआई के द्वारा इसको पेश किया गया था। और इसमें जो है बिना किसी आधार वर्ष के इसको बनाया गया था, यानी कि इसमें जो है किसी भी मतलब साल को जो है आधार वर्ष इसमें नहीं बनाया गया था इसको। और हर साल जो है ये जुलाई में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि इसको जो है आधार वर्ष नहीं बनाया गया था, लेकिन इसमें जो है हर साल कब इसको मतलब प्रकाशित किया जाएगा, तो जुलाई में इसको जो है वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। और इसका जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर के 100 तक होता है, यानी कि पूर्ण वित्तीय बहिष्कार से लेकर के पूर्ण वित्तीय समावेशन तक जो होता है इसका मान होता है। और इसमें 3 पैरामीटर इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन होता है 3 पैरामीटर, तो पहला इसमें पहुंच है, दूसरा है उपयोग और तीसरा है गुणवत्ता। ये जो है 3 पैरामीटर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो पहुंच में कितना होता है वेटेज, तो इसमें होता है 35% होता है। उपयोग का कितना होता है वेटेज, तो 45% होता है। और गुणवत्ता का कितना होता है, तो 20% होता है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वक्र जो है दो वस्तुओं के उन सभी समायोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। तो समान संतुष्टि कौन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समान संतुष्टि जो होगा वो उदासीन वक्र देता है। यानी कि उदासीनता जो वक्र होता है इसमें जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान किया जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें दिया गया है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास का नियम क्या होता है, तो यह कहता है कि किसी भी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपयोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि क्या हो जाती है, घटती जाती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की लगातार जो है इसका उपयोग करते रहेंगे तो एक समय आता है कि इससे जो मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही होता है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम होता है। और प्रारंभिक जो इकाइयाँ होती है इसमें अधिक संतोष देती है। यानी कि जो जब हम शुरुआत में किसी चीज़ का नया उपयोग करना मतलब शुरुआत करते हैं तो इससे जो है हमें अधिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन धीरे धीरे इसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। और लेकिन जो है धीरे धीरे उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और अंततः क्या हो जाती है, शून्य या फिर नकारात्मक भी हो सकती है। यानी कि अंत होते होते क्या हो जाता है, ये खत्म भी हो जाता है, यानी कि लगभग शून्य हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो यही होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। अगला हम लोग देखेंगे तटस्थ वक्र के बारे में, यानी कि उदासीनता वक्र के बारे में। तो ये क्या होता है, तो तटस्थ वक्र जो होता है ये उन दो वस्तुओं के विभिन्न समायोजन को दर्शाता है जिनसे उपयोगिता को क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है इससे समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि कोई दो वस्तु होती है जिसके समायोजन से क्या होता है, उपभोक्ता को जो है समान रूप से क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। और चूंकि वक्र में जो है प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है, समान होता है। यानी कि ये जो है स्तर कैसा होगा, समान हो जाता है, एक समान हो जाता है। और इसलिए जो है उपभोक्ता इनके बीच क्या हो जाता है, तटस्थ रहता है। और इसका जो ढलान होता है वो क्या कहलाता है, तो प्रतिस्थापन का सीमांत दर जो है इसका ढलान कहलाता है। तटस्थ वक्र जो होता है इसका जो ढलान होता है इसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर कही जाती है। अगला हम लोग देख लेते हैं बजट बाध्यता के बारे में, यानी कि बजट प्रतिबंध के बारे में। तो ये क्या होता है, तो इसमें दिया गया है कि बजट बाध्यता जो होता है वो दो वस्तुओं के उन सभी समायोजन को दर्शाती है जिन्हें कोई उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय और उस वस्तु की कीमत के आधार पर खरीद सकता है। यानी कि इसमें जो है जो उपभोक्ता होता है इसकी वर्तमान आय कितनी है और जो वस्तु है इसकी कीमत कितनी है, इसके आधार पर जो है उसको खरीद सकता है। जो उपभोक्ता होता है ये उस मतलब अपने आय के आधार पर और वस्तु की कीमत के आधार पर जो है किसी वस्तु को खरीद सकता है। और यह जो मूल्य है मूल रूप से क्या होता है, उपभोग के उन सीमित विकल्पों को दर्शाती है जिन्हें कोई उपभोक्ता क्या करता है, वहन कर सकता है। तो ये होता है बजट बाध्यता। आगे हम लोग देखेंगे समुत्पाद वक्र के बारे में। तो समुत्पाद वक्र क्या होता है, तो इसमें जो होता है एक समुत्पाद पूंजी और श्रम के विभिन्न समायोजन को दर्शाता है और जो समान उत्पादन देते हैं। यानी कि समुत्पाद वक्र क्या होता है, इसमें जो है पूंजी और श्रम के विभिन्न समायोजन को दर्शाया जाता है और जो कि समान उत्पादन देते हैं। और इसका जो ढलान होता है वो क्या कहलाता है, तो सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर कहलाती है इसका ढलान। अगला हम लोग देखेंगे सीमांत लागत वक्र के बारे में। तो सीमांत लागत वक्र क्या होता है,
तो इसमें दिया गया है कि सीमांत लागत वक्र जो होता है वो उत्पादकों के लिए यह निर्धारित करने का एक मूलभूत उपकरण है कि लाभ को अधिकतम करने के लिए जो है उन्हें उत्पादन क्या होगा, बढ़ाना किस बिंदु पर बंद कर देना चाहिए। यानी कि जो है लाभ को अधिकतम बनाने के लिए जो है उत्पादन को बढ़ाना किस बिंदु पर बंद कर देना है, ये होता है सीमांत लागत वक्र। आगे इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें दो तरह की लागत के बारे में बताया गया है, जिसमें होता है स्थिर लागत होता है और दूसरा होता है प्रतिवर्ती लागत होता है। तो स्थिर लागत क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, तो इसमें बता रहा है इसका अर्थ होता है क्या, वह लागत जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी नहीं बदलती। यानी कि स्थिर लागत जो होता है वो उत्पादन की मात्रा अगर हम लोग बदल देंगे तभी भी जो है इसका क्या होता है, लागत नहीं बदलता है। लेकिन जो परिवर्ती जो लागत होता है ये क्या होता है, उत्पादन की मात्रा के बदलने के साथ साथ क्या होता है, इसका लागत क्या हो जाता है, बदल जाता है। और उत्पादन का प्रभाव की अगर बात करते हैं तो इसमें जो होता है स्थिर लागत में क्या होता है, उत्पादन शून्य या फिर अधिकतम, और यह लागत हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। यानी कि अगर उत्पादन शून्य हो या फिर अधिकतम हो, ये किसी भी स्थिति में क्या होगा, इसमें लागत क्या होगा, हमेशा समान रहता है। लेकिन जब परिवर्ती जो लागत होता है इसमें उत्पादन बढ़ने पर क्या होता है, लागत बढ़ता है, और उत्पादन घटने पर क्या हो जाएगा, लागत घट जाता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो स्थिर लागत में आ जाता है किराया, मशीन का जो मूल्यह्रास होता है, बीमा प्रीमियम आता है, अस्थायी कर्मचारियों का जो वेतन होता है, ये स्थिर लागत में आता है। वही प्रतिवर्ती लागत की बात करते हैं तो इसमें आता है कच्चा माल आता है, बिजली या फिर ईंधन खर्च आता है, अस्थायी मजदूरों का वेतन आता है और परिवहन लागत इसमें आता है। इसका फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो औसत स्थिर लागत क्या होता है, तो इसमें जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट बटे में क्या होता है, क्वांटिटी होता है। यानी कि जो मात्रा होता है और ऊपर जो स्थिर लागत होता है और बटे में जो उत्पादन की मात्रा होती है, ये जो होता है औसत जो है स्थिर लागत का क्या है, फॉर्मूला दिया गया है। और जो परिवर्ती लागत होता है इसका औसत परिवर्ती लागत का सूत्र क्या होता है, तो वीसी होता है और वाई में क्या होता है, क्वांटिटी होता है। यानी कि इसमें जो है परिवर्ती लागत को ऊपर रखा जाता है और नीचे जो है उत्पादन की मात्रा को रखा जाता है। आकार की अगर बात करते हैं तो जो स्थिर लागत होता है इसका जो है आकार कैसा होता है, तो आयताकार जो है अति परवलय होता है। और लेकिन जो परिवर्ती लागत होता है इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है। यानी कि इसमें जो है यू आकार का ये दिया गया है प्रतिवर्ती लागत, और ये दिया गया है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि अस्थायी मतलब जो है स्थिर लागत दिया गया है। आगे इस पर हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कथन है और क्या है, कारण दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं। तो कथन दिया गया है कि जब बात इस बात की आती है कि किसी देश में लोगों की वास्तविक स्थिति जो है वो कैसी है, तो जीडीपी वास्तव में पूरी कहानी नहीं बताती है। और इसका कारण क्या है, तो ऐसा मुख्य रूप से जो है इसलिए है क्योंकि यह मशीनों की टूट फूट, प्रदूषण या फिर यहाँ तक कि लोगों के बीच धन के वितरण जैसी बातों को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें जो है दोनों क्या है, सही दिया गया है। यानी कि इसमें अभिकथन भी सही है और इसका जो कारण बताया गया है ये दोनों क्या है, सही बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, और दूसरा क्या है, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद होता है इसमें एक आधार वर्ष को क्या किया जाता है, संदर्भ के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद होता है इसमें मुद्रास्फीति के कारण जो है आमतौर पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से क्या होता है, ये अधिक होता है। और मूल्य आधार की अगर बात करते हैं तो इसकी गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है। यानी कि वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद होता है इसका गणना स्थिर कीमत पर, यानी कि जब कीमत क्या होती है, स्थिर होती है तभी इसकी गणना की जाती है। लेकिन जो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद होता है इसकी गणना जो है वर्तमान कीमत पर की जाती है। यानी कि अभी जो है वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है उसी के आधार पर जो है इसका मूल्य आधार मतलब किया जाता है। मुद्रास्फीति समायोजन की अगर बात करते हैं तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जो होता है मुद्रास्फीति समायोजित होता है, और लेकिन नाम मात्र जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ये मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता है इसमें। आगे इसमें देखेंगे हम लोग जीडीपी अवस्फीति कारक के बारे में। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसमें सूत्र होता है जीडीपी अवस्फीति कारक का। इसमें जो नाम मात्र जीडीपी होता है और बाई में क्या होगा, वास्तविक जीडीपी, और इनटू में क्या होता है, 100 होता है। ये जो है जीडीपी अवस्फीति कारक का फॉर्मूला दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि जीडीपी जो अवस्फीति कारक को और क्या कहा जाता है, तो अंतर्निहित मूल्य अवस्फीति कहा जाता है, और इसको मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है। और भारत के जीडीपी की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है जीडीपी की गणना की जाती है। और आधार वर्ष कितना माना जाता है इसका, तो जो 2011 से लेकर के 12 तक जो है जीडीपी और स्फीति कारक का ये आधार वर्ष माना गया है। और वर्तमान आधार वर्ष है 2011 से 12, लेकिन इसको जो है सरकार के आधार वर्ष को क्या किया गया है, 2022 से लेकर के 23 में संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यानी कि अब जो है इसको 2022 से 23 इसको किया जाएगा।
आगे इसमें दिया गया है संभावित जीडीपी के बारे में। तो संभावित जीडीपी क्या होता है, तो यह जो है वह कुल उत्पादन होता है जो एक अर्थव्यवस्था तब उत्पन्न करेगी यदि उसके संसाधन का क्या होगा, पूर्ण उपयोग किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से इसका उपयोग किया जाएगा संसाधन का, तभी जो है संभावित जीडीपी मतलब होती है ये। आगे इसमें दिया गया है मंदी अंतर के बारे में। तो मंदी अंतर क्या होता है, तो वह स्थिति होता है जब किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक उत्पादन उसके संभावित उत्पादन से क्या होता है, कम होता है, यानी कि जो संभावित उत्पादन मतलब जो उत्पादन माना गया था उससे जो है वास्तविक उत्पादन क्या होता है, कम होता है। तो ये होता है मंदी अंतर, यानी कि इसमें जो है वास्तविक जीडीपी क्या होता है, संभावित जीडीपी से क्या होता है, कम होता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना मतलब इन्होंने सबसे पहले किया था, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और इनकी एक पुस्तक थी, क्या थी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है इनकी पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, जो कि कब पब्लिश हुई थी, तो 1901 में हुई थी। और उन्होंने जो है इसमें धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे इसमें दिया गया है, आगे इसमें बताया गया है कि वी के आर वी राव ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया था। और उन्होंने जो है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी दिया था। किसने दिया था, तो वी के आर वी राव के द्वारा दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें किस भारतीय राज्य ने 2001 से 11 के बीच में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज मतलब वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसमें जो है उच्चतम और निम्नतम के बारे में बताया गया है। 2001 से लेकर के 11 के बीच में जो है उच्चतम जनसंख्या मतलब कहाँ का था और निम्नतम कहाँ का था। तो राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ वृद्धि हुआ था, तो मेघालय में हुआ था। कितना हुआ था, तो 27.8% हुआ था। उसके बाद क्या कहाँ था, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और उसके बाद हुआ था बिहार का। और वही अगर निम्नतम की बात करते हैं तो ये जो है सबसे कम हुआ था नागालैंड में, जो कि माइनस में 0.47% था। और उसके बाद था केरल और उसके बाद था गोवा का। और वही अगर यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की, तो उच्चतम कहाँ का था, तो दादर और नागर हवेली में जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। कितना हुआ था, तो 55.5% हुआ था। और लक्षद्वीप का जो है सबसे कम हुआ था, कितना, तो 6.23% जो है वो लक्षद्वीप का जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। और इसमें जनसंख्या डेटा के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें कुल जनसंख्या कितना था 2001 से 11 के बीच में, तो 121.08 करोड़ जो है वो कुल जनसंख्या था। और जिसमें पुरुष जनसंख्या कितना था, तो 62.37 करोड़ था पुरुष का। और परसेंट की बात करते हैं तो ये जो है 51.54% था। और महिला जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 58.71 करोड़ जो है वो महिला का जनसंख्या था। और परसेंट की अगर बात करते हैं तो 48.46% जो है इसका जनसंख्या था, मतलब परसेंट था। और दशकीय वृद्धि दर कितना था 2001 से 11 के बीच में, तो ये जो है 17.64% जो है दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो 1.46% जो है वार्षिक वृद्धि दर थी। अगला इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि 2024 में अधिकांश देशों में कोर मुद्रास्फीति में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो कोर मुद्रास्फीति में गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें में गिरावट, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं होती है इनकी कीमत जो होती है वो अचानक से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोर मुद्रास्फीति होता है। तो इसमें दिया गया है मूल मुद्रास्फीति के बारे में। तो मूल मुद्रास्फीति यानी कि कोर मुद्रास्फीति क्या होता है कि वह मुद्रास्फीति जिसमें जो होता है खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी जो मुद्रास्फीति होता है इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमत को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि जब संपूर्ण जो मुद्रास्फीति होती है इसमें से अगर खाद्य व ईंधन मुद्रास्फीति को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो इससे जो है मूल मुद्रास्फीति हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें बात करते हैं हम लोग मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब किसी वस्तु या फिर सेवा में जो है अचानक से क्या होता है, इसके मूल्य में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति होता है। और मुद्रास्फीति की स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि इसमें जो है सामान खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, लोगों की कम हो जाती है। और मुद्रास्फीति के दौरान ऋणदाता यानी कि जो लेनदार होते हैं इनकी तुलना में जो ऋणी होते हैं यानी कि जो कर्जदार होते हैं इनको क्या होता है, अधिक लाभ होता है। यानी कि देने वाले से ज़्यादा क्या होता है, मतलब कर्जदार जो होते हैं इनको अधिक लाभ होता है। यानी कि जो ऋण लेने वाले होते हैं और जो ऋण देने वाले होते हैं, इसमें जो ऋण देने वाले होते हैं उसका क्या होता है, अधिक लाभ इनको मिलता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण के बारे में। तो मुद्रास्फीति के कारण इसमें 2 प्रकार का दिया गया है। इसमें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है और दूसरा क्या है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति।
तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि यह जो है मांग में वृद्धि के कारण होता है, यानी कि जब मांग में वृद्धि होता है तो मांग प्रेरित क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है कि यह उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण क्या होता है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होता है, यानी कि इसमें लागत में वृद्धि होगा तब क्या हो जाता है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होता है। और जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होता है यह मजबूत आर्थिक विकास, सरकारी खर्च में वृद्धि या फिर निर्यात में वृद्धि के कारण हो सकता है। और वही अगर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होता है वो कैसे होता है, तो यह मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों या फिर अप्रत्यक्ष करों के कारण हो सकता है। और जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होता है ये कैसा होता है, अल्पकालिक होता है, यानी कि कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होता है ये दीर्घकालिक होता है, यानी कि ये जो है लंबे समय के लिए होता है। और जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होता है ये इसमें जो है बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा है एक अभिव्यक्ति जो कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का वर्णन करती है। और जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होता है इसमें उत्पादन के किसी भी कारक की लागत और इनपुट लागत में वृद्धि होता है। अगला इसमें दिया गया है मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। तो इसमें जो है 5 प्रकार के मुद्रास्फीति के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है रेंगती हुई, दूसरा है चलती हुई, तीसरा है दौड़ती हुई और चौथा है सरपट और पांचवा हो जाता है अत्यधिक। तो जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होता है इसका परसेंट कितना होता है, तो 3 से 4% होता है। और जो चलती हुई होती है वो होती है 4 से लेकर के 10% होती है। दौड़ती हुई होती है 10 से 20%। और सरपट जो होता है वो 20 से लेकर के 100% होता है। और जो अत्यधिक होता है ये 100% से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो है मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अगला इसमें दिया गया है संकुचन मुद्रास्फीति क्या होती है, तो वह स्थिति जब कंपनियां किसी उत्पाद की कीमत वही रखती है लेकिन उसकी मात्रा या गुणवत्ता क्या करती है, घटा देती है। यानी कि जब कोई कंपनी किसी वस्तु की कीमत क्या करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, लेकिन जब जो उसकी जो क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, घटा देती है। तो ये होती है संकुचन मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि महालनोबिस रणनीति के अनुसार विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में निवेश के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा होना चाहिए, तो पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के द्वारा जो है निवेश मतलब इसको संचालित होना चाहिए। आगे इसमें दिया गया है कि महालनोबिस जो रणनीति थी ये जो है किस मतलब पंचवर्षीय योजना था, तो मतलब ये जो है द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था ये महालनोबिस जो रणनीति थी इसी पे आधारित थी। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था इसका आधार वर्ष कितना था, तो 1956 से लेकर के 1961 के बीच में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। और ये किस मॉडल पर था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे ये कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसमें लक्ष्य दर कितना रखा गया था विकास का, तो 4.5% रखा गया था लक्ष्य का दर, लेकिन इसमें प्राप्त हुआ था 4.3%, यानी कि ये जो है मध्यम रूप से क्या हुआ, मतलब सफल रहा था, यानी कि कुछ हद तक ये क्या था, सफल रहा था। और इसमें जो है मुख्य फोकस किस में रखा गया था, तो मूलभूत और भारी उद्योगों का विकास पर इसमें मुख्य फोकस रखा गया था। और इसने जो है तीव्र औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया गया था, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है बहुत से ज़्यादा तेज़ी से औद्योगिकरण पर इसमें बल दिया गया था। और इसमें जो है स्थापित किए गए 3 इस्पात संयंत्र मतलब थे जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में इसको स्थापित किया गया था। तो ये कौन कौन था, तो राउरकेला स्टील प्लांट था जो कि कहाँ पे था, तो ओडिशा में था। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पे था, तो पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है ब्रिटिश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और भिलाई स्टील प्लांट जो था ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था और इसको जो है सोवियत संघ के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो है 3 प्रकार के स्टील प्लांट जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। आगे इसमें दिया गया है मुख्य पहचान, मतलब ये जो है वस्तु के प्रकार के बारे में बता रहा है और इसका जो है मुख्य पहचान और सरल उदाहरण इसमें दिया गया है। तो वस्तु का प्रकार इसमें जो है 4 प्रकार के वस्तु के प्रकार के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है अंतिम है, मध्यवर्ती है, पूंजीगत है और चौथा क्या होता है, उपभोक्ता वस्तु होता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु क्या होता है कि उपभोग या निवेश के लिए जो है पूरी तरह से तैयार जो वस्तु होती है ये होती है अंतिम वस्तु, यानी कि इसमें जो है कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती कौन सा होता है कि कच्चा माल के रूप में या फिर बेचने के लिए जो भी वस्तुएं होती है ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती है। और पूंजीगत वस्तु क्या होता है, तो उत्पादन में लंबे समय तक मदद करने वाली मशीनें या फिर उपकरण जो होती है ये होती है पूंजीगत वस्तुएं। और उपभोक्ता वस्तु क्या होता है कि लोगों की रोजमर्रा की सीधी ज़रूरतें पूरा करने वाली जो वस्तुएं होती है ये होती है उपभोक्ता वस्तु। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो अंतिम का उदाहरण मतलब अंतिम जो वस्तु होती है इसकी उदाहरण क्या हो जाएगा, घर के लिए खरीदी गई कार या फिर ब्रेड जो होता है ये होता है क्या, अंतिम वस्तु होता है।
और मध्यवर्ती क्या होता है कि कारखानों के लिए जो स्टील या फिर दुकान के लिए थोक माल जो होता है, ये मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है। और जो पूंजीगत वस्तु होता है, इसका उदाहरण क्या हो जाता है, तो किसान हो गया, किसान का जो ट्रैक्टर होता है या फिर दर्जी की जो सिलाई मशीन होती है, ये पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। और वही अगर उपभोक्ता वस्तु होता है तो इसमें कौन सा उदाहरण है, तो इसमें टीवी हो गया, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, खाने पीने का सामान, ये सभी जो है किस में आता है, तो उपभोक्ता वस्तु में आता है। अगला इसमें बताया गया है कि दूध अगर आप मतलब आप घर में पीने के लिए लाएं तो उपभोक्ता या फिर अंतिम वस्तु होती है। यानी कि अगर हम लोग दूध अपने घर में ला रहे हैं पीने के लिए तो ये कैसी वस्तु हो जाती है, तो ये उपभोक्ता या मतलब उपभोक्ता वस्तु भी होती है और ये जो है अंतिम वस्तु भी होती है। और वही दूध अगर चाय वाला चाय बना करके बेचने के लिए लाए तो ये कैसा हो जाता है, तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाता है। और चाय बनाने के लिए जो चाय वाला गैस स्टोव का यूज करता है तो ये कैसा हो गया, तो पूंजीगत वस्तु हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग दूध सिर्फ डायरेक्ट ला रहे हैं तो ये हो जाता है उपभोक्ता और अंतिम वस्तु। लेकिन अगर वही दूध कोई चाय वाला यूज कर रहा है, चाय वाला चाय बना करके बेचने के लिए मतलब यूज कर रहा है, तो वो हो जाता है कैसा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाता है। और वही अगर चाय बनाने के लिए हम लोग जो जिस गैस स्टोव का यूज करते हैं तो वो हो जाता है पूंजीगत वस्तु। आगे इसमें बताया गया है 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के बारे में। तो यानी कि 1956 में जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए आधारभूत नीति के रूप में कार्यरत था। और इसमें जो है पीसी महालनोबिस के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें जो है भारतीय योजना का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। यानी कि भारतीय जो योजना होती हैं उनका मुख्य वास्तुकार माना जाता है पीसी महालनोबिस को। और उनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 29 जून को मनाई जाती है, जिसको सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना है, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्होंने किया था। कहाँ पे किया था, तो कोलकाता में किया गया था। और उन्होंने जो है संख्या नामक एक पत्रिका भी शुरू की थी। यानी कि पीसी महालनोबिस के द्वारा ही संख्या नामक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कृषि में लागू किए गए सुधार। यानी कि कृषि में जो है कौन कौन सा सुधार लागू किया गया था। तो इसमें 2 प्रकार के सुधार मतलब लागू किए गए थे, जिसमें पहला आता है जोतने वाले की भूमि की नीति और दूसरा आता है भूमि सीमा अधिनियम, जो कि हुआ था 1976 में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जोतने वाले की भूमि की नीति क्या थी। तो यह जो है एक भूमि सुधार था जिसने जमींदारों के बजाय जो है उन किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया जो वास्तव में इस पर काम करते थे। यानी कि इसमें जो है जो किसान ज़मीन पर काम करते थे उनको जो है उनका हक दिया गया था ज़मीन पे, यानी कि उनका स्वामित्व रखा गया था। और इसका जो उद्देश्य था ये जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। यानी कि जो जमींदार होते थे उनको जो है ज़मीन पर जो अधिकार दिया गया था उसको क्या किया गया था, मतलब समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें जो है किसानों को इसका स्वामित्व, यानी कि जो ज़मीन होती थी जिस पर वो काम करते थे उस पर जो है किसानों का स्वामित्व दिया गया था। और ग्रामीण असमानता को कम करना और किसानों को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जोतने वाले की भूमि का जो नीति था इसमें जो है क्या इसका उद्देश्य था कि जो जमींदारी जो प्रथा हुआ करती थी इसको ख़त्म करना था और ग्रामीण जो असमानता था उसको कम करना और किसानों को क्या करना था, सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे इसमें दिया गया है भूमि सीमा अधिनियम के बारे में। तो यह जो है भारत में एक भूमि सुधार कानून था और जिसने कुछ ही लोगों के हाथों में भूमि के संकेंद्रण को रोकने और भूमिहीन किसानों को अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए भूमि स्वामित्व पर जो है अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। और इसमें जो है उच्च उपज वाली किस्म के बीज इसमें शामिल किए गए थे। यानी कि जो भूमि सीमा अधिनियम आया हुआ था 1976 में, इसमें जो उच्च कोटि का जो बीज का किस्म हुआ करता था इसका उपयोग इसमें किया गया था। आगे इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो यदि किसी उत्पाद की कीमत 10% जो है वो बढ़ जाती है तो परिणाम स्वरूप मात्रा की मांग क्या होगी, 20% कम हो जाती है। तो आप मांग को कैसे वर्गीकृत करेंगे। यानी कि अगर कीमत इसका 10% बढ़ रहा है तो इसका जो मांग होगा वो क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाता है। तो ये जो होता है ये होता है मांग लोचदार। यानी कि लोच जो होता है एक से अधिक इसमें होता है तो इसको मांग लोचदार कहा जाता है। तो इसमें दिया गया है मांग के मूल्य लोच के बारे में। तो मांग के मूल्य लोच क्या होती है, तो कीमत में बदलाव होने से क्या होता है, मांग में कितना बदलाव हुआ है ये जो है मांग का मूल्य लोच होता है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है मांग की मूल्य लोच क्या होता है कि मांग में परसेंट बदलाव, यानी कि मांग में कितना परसेंट बदलाव हुआ है और कीमत में कितना परसेंट बदलाव हुआ है, इसको अगर डिवाइड करेंगे यानी कि मांग में जो है बदलाव ऊपर रखा जाता है और कीमत में जो भी बदलाव हुआ है उसको नीचे रखेंगे। तो इससे जो है मांग की मूल्य लोच हमको प्राप्त हो जाती है। आगे इसमें दिया गया है लोच का प्रकार। तो इसमें जो है 4 प्रकार के लोच के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन हो जाता है, तो पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, सापेक्षिक लोचदार है और सापेक्षिक बेलोचदार है। तो सबसे पहले इसमें मान देख लेते हैं कि लोच का मान क्या होता है। तो पूर्णतः लोचदार में होता है इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। और जो सापेक्षिक जो लोचदार होता है इसमें क्या होता है, 1 से क्या होता है, अधिक होता है। और जो पूर्णतः बेलोचदार होता है इसमें लोच का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। और सापेक्षिक जो बेलोचदार होता है इसमें क्या होता है, 1 से कम होता है।
इसका जो लोच का मान होता है वो 1 से कम होता है। आगे इसमें दिया गया है मुख्य प्रभाव, यानी कि कीमत बदलने पर इसमें जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूर्णतः जो लोचदार होता है इसमें कीमत में मामूली बदलाव होने से मांग जो होता है वो शून्य या फिर अनंत हो जाती है। यानी कि अगर इसमें कीमत में बदलाव करेंगे तो इसका जो मांग होता है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर अनंत हो जाता है। और सापेक्षिक लोचदार क्या होता है कि कीमत में छोटे बदलाव से क्या होता है, मांग में बड़ा बदलाव हो जाता है। यानी कि अगर कीमत में थोड़ा सा भी अगर बदलाव कम किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, मांग में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। और इसमें जो होता है उपभोक्ता क्या होता है, संवेदनशील होते हैं। और पूर्णतः बेलोचदार क्या होता है, इसमें कीमत कितनी भी बढ़े मांग की मात्रा जो है बिल्कुल नहीं बदलती है, यानी कि इससे रहती है। तो ये हो जाता है पूर्णतः बेलोचदार, यानी कि कीमत में अगर कितनी भी बदलाव की जाए लेकिन मांग में अगर इससे कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो होता है पूर्णतः बेरोजगार। और सापेक्षिक बेरोजगार क्या होता है कि इसमें जो है कीमत में बड़े बदलाव के बावजूद मांग में बहुत कम बदलाव आता है, तो ये होता है सापेक्षिक बेरोजगार। यानी कि कीमत में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है लेकिन इससे मांग में क्या होता है, बहुत ही कम बदलाव आता है, तो ये हो जाता है सापेक्षिक बेरोजगार। ग्राफ की अगर बात करते हैं तो पूर्णतः बेरोजगार का ग्राफ होता है क्षैतिज, सापेक्षिक लोचदार का होता है कम ढलान वाला, और जो पूर्णतः बेरोजगार होता है इसका लंबवत रेखा होता है। और जो सापेक्षिक बेरोजगार होता है इसमें तीव्र इसमें ढलान होता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो पूर्णतः लोचदार में आ जाता है विलासिता की वस्तुएं, जैसे कि हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया कार, हो गया, ये सभी पूर्णतः लोचदार में आते हैं। और पूर्णतः बेरोजगार में कौन कौन आ जाता है, पानी आएगा, गेहूँ आएगा और चावल आएगा। यानी कि इसमें अगर कितने भी बदलाव अगर कीमत में कर देंगे तो इससे जो है इसका मांग जो है मतलब नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर इसकी कीमत अगर बढ़ जाएगी फिर भी जो है लोग इसका इस्तेमाल करना कम नहीं करते हैं, इसलिए जो है कितनी भी अगर कीमत होगी तो इसको लोग खरीदेंगे ही। आगे इसमें दिया गया है आय की लोच के बारे में। तो आय की लोच क्या होती है, तो मांग की आय जो होती है लोच किसी विशेष वस्तु की मांग की गई मात्रा में परिवर्तन और वास्तविक आय में परिवर्तन के बीच में क्या बताती है, संबंध को मापती है। यानी कि आय की लोच जो होती है वो वस्तु की जो मांग की गई मात्रा होती है इसमें परिवर्तन और वास्तविक आय में परिवर्तन के बीच में संबंध को बताता है। और सामान्य वस्तुओं के लिए जो है मतलब ये क्या होता है, तो अधिकांश वस्तुओं के लिए जब आय बढ़ती है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मांग वक्र जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। यानी कि अगर मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र जो होता है वो कहाँ खिसकेगा, दाईं ओर खिसक जाता है, और जो कि एक सकारात्मक संबंध बताता है। यानी कि ये कैसा है, मतलब पॉजिटिव जो है इस पर रिलेशन बताया जाता है। आगे इसमें दिया गया है घटिया वस्तुओं के लिए। तो घटिया वस्तुओं के लिए आय की लोच क्या होती है, तो इसमें दिया गया है कि जब आय बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब आय घटेगा यानी कि कम हो जाएगा तो मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसका जो वक्र होता है मांग वक्र, ये कहाँ जाएगा, तो विपरीत दिशा में चलता है, यानी कि ये जो है उल्टा दिशा में चलेगा। और वही अगर सामान्य वस्तु के लिए होता है कि जब आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा, और मांग जो होता है इसका वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। आगे इसमें दिया गया है तिर्यक मूल्य लोच के बारे में। तो तिर्यक मूल्य लोच क्या होता है, तो तिर्यक मूल्य लोच जो होता है एक आर्थिक माप है कि कैसे एक वस्तु की कीमत में बदलाव जो होता है वो दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यानी कि अगर किसी एक वस्तु की कीमत को बढ़ा दी जाती है तो उससे जो है दूसरे वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। यानी कि जिसका कीमत बढ़ा है उसका मांग कम हो जाएगा, और जिसका कीमत कम रहता है उसका मांग क्या हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। उदाहरण में जैसे कि हो गया, एक पेप्सी की कीमत अगर 10% बढ़ जाती है तो कोक की मांग क्या हो जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। यानी कि अगर पेप्सी की कीमत बढ़ रही है तो लोग पेप्सी का इस्तेमाल के मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके जगह पे लोग क्या करने लगेंगे, कोक की मांग करने लगते हैं। तो यही होता है तिर्यक मूल्य लोच, कि अगर एक किसी वस्तु की अगर कीमत अगर बढ़ रही है तो उससे जो है दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2001 से 2002 के बीच में उत्पाद शुल्क संरचना को जो है युक्ति संगत बना करके कितने % जो है सेनवेट यानी कि केंद्रीय मूल्य वर्धित कर की एकल दर कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16%। तो इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो इसका जो भुगतान होता है ये सीधे सरकार को दिया जाता है। जो प्रत्यक्ष कर होता है इसका भुगतान सीधे सरकार को दिया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर का जो भुगतान होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, सरकार तक पहुंचती है। यानी कि डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, किसी माध्यम के जरिए जो है ये सरकार तक पहुंचती है। हस्तांतरण की अगर बात करते हैं तो इसमें जो होता है कर का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में जो है कर का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पे डाला जा सकता है। यानी कि जो अंतिम उपभोक्ता होगा उस पर कर का बोझ डाला जा सकता है। प्रकृति इसकी कैसी होती है प्रत्यक्ष कर की, तो ये होता है प्रगतिशील, यानी कि आय बढ़ने के साथ जो है दर की भी क्या होती है, इसमें बढ़ोतरी होती है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि प्रतिगामी या फिर अनुपाती होता है। यानी कि अगर आय चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन इससे जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि सब पर जो है क्या होता है, समान रूप से ही लगेगा। उदाहरण की बात करें तो प्रत्यक्ष कर में आता है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर में आता है। और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन आएगा, तो जीएसटी आता है, उत्पाद शुल्क आएगा, सीमा शुल्क आता है, पेट्रोल या फिर ईंधन पर कर जो भी होगा ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में आते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे आगे इसमें दिया गया है 3 प्रकार के कर के बारे में, जो कि है अधिभार, उपकर है और पिगुवियन कर के बारे में बताया गया है। तो अधिभार क्या होता है, तो ये जो है उच्च आय वाले करदाताओं पर लगाए जाने वाला अतिरिक्त कर होता है, यानी कि ये जो है उच्च आय वाले जो करदाता होते हैं इन पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। और उपकर क्या होता है, यह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया जो कर होता है ये होता है उपकर, और इसे जो है केंद्र सरकार वसूल करती है। यानी कि जो उपकर होता है इसको केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है और राज्यों के साथ क्या होता है, साझा इसमें नहीं किया जाता है। और पिगुवियन जो कर होता है ये उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जो कि नकारात्मक बाह्य प्रभाव उत्पन्न करती है, उन पर जो है पिगुवियन कर लगाया जाता है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान को अभी भी राजस्व व्यय क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे प्रत्यक्ष केंद्रीय परिसंपत्तियां नहीं बनाते हैं, इसी वजह से जो है अभी भी जो है परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान को राजस्व व्यय माना जाता है। तो इसमें राजस्व व्यय का अगर उदाहरण की अगर बात करते हैं तो इसमें राजस्व व्यय का उदाहरण दिया गया है कि कौन कौन आता है। तो संपत्ति का रखरखाव व्यय जो है राजस्व व्यय का उदाहरण है, विक्रय संबंधी व्यय आता है, कर्मचारियों को दिया गया वेतन आता है, किराया व्यय आता है और उपयोगिता व्यय, ये सभी जो है राजस्व व्यय का उदाहरण है। आगे इसमें दिया गया है रुपी कम फ्रॉम, यानी कि जो है पैसा कहाँ से आता है। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है, इसमें कॉर्पोरेटिव टैक्स से आता है 18%, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से आता है 24%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आता है 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है 10%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आता है 15%, इनकम टैक्स से कितना आता है 21% आता है, कस्टम से आता है 4% और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से आता है 6%। और रुपीज़ गोज टू, यानी कि पैसा कहाँ जाता है। तो इसमें दिया गया है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस में जाता है 22% जाता है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में जाता है 7% और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है 8%, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है 20%, डिफेंस में जाता है 11%, मेजर सब्सिडाइड्स में जाता है 6% और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है 17%, सिविल पेंशन्स में जाता है 2% और अदर एक्सपेंडिचर्स में जाता है 7%। आगे इसमें दिया गया है कि भारत संघ सरकार से राज्यों को कर हस्तांतरण की वर्तमान हिस्सेदारी जो होता है वो केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का कितना देती है, निर्धारित की गई है। तो इसमें 41% निर्धारित इसमें की गई है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में अंशों जैसी सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंशों की बिक्री से प्राप्त राशि जो होती है वो पूंजीगत प्राप्तियों का क्या होता है, हिस्सा होता है, ये जो है सही दिया गया है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्म के लिए सम विच्छेद बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। तो सम विच्छेद बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है इसमें जहां कुल राजस्व जो होता है वो कुल लागत के बराबर होता है, ये जो होता है सम विच्छेद बिंदु मतलब इसमें दर्शाया जाता है, यानी कि इसमें जो कुल राजस्व होगा ये कुल लागत के क्या होता है, बराबर होता है। आगे इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 1974 के बीच में चला था। तो इसमें जो है पहला कब से कब तक चला था। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये 1951 से लेकर के 56 के बीच में चला था। दूसरा जो था ये कब से कब तक चला था, तो 56 से लेकर के जो है 61 के बीच में चला था। और जो तीसरा था ये 61 से लेकर के कब तक चला था, तो 66 तक चला था। और उसके बाद जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था उसके बाद जो है 3 साल का क्या हुआ था, योजना अवकाश हुआ था, जो कि 66 से लेकर के क्या कब तक चला था, तो 69 के बीच में चला था। और उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 में और ये जो है 74 तक चला था। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था ये कब से कब तक चला था, तो ये जो है 4 वर्षों तक चला था। 74 से लेकर के कब तक चला था, तो 78 के बीच में चला था। तो इसमें सबसे पहले इसमें दिया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये जो है इसका अवधि था 1969 से लेकर के 74 के बीच में। ये किस मॉडल पर आधारित था, तो गॉडगिल फार्मूला या फिर रुद्र एलन मॉडल पर आधारित था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। और इस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वीवी गिरी जो है इस टाइम राष्ट्रपति थे। और इसमें जो है विकास प्रदर्शन जो है लक्ष्य कितना रखा गया था, विकास दर रखा गया था 5.6%, लेकिन इसमें प्राप्त कितना हुआ था, तो 3.3% इसमें प्राप्त हुआ था, जो कि क्या हुआ था, ये विफल रहा था। और इसमें मुख्य फोकस किस पे दिया गया था, तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर कदम को बढ़ाना इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और इसमें जो है प्रमुख पहल यानी कि इसमें जो है कौन कौन सी पहल इसमें की गई थी शुरुआत, तो इसमें जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और इसमें जो है पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था जिसका कोड नेम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। और ये जो है 1974 में हुआ था। और सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में ही।
जो कि कब से कब तक हुआ था, तो 1973 से लेकर के 74 के बीच में हुआ था। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो कथन क्या है कि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR की आवश्यकता बैंकों की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाती है। और इसका कारण क्या है, तो इन आवश्यकताओं के कारण जो है बैंकों के द्वारा जनता को उधार दी जाने वाली धनराशि कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ए जो है वो गलत है और आर क्या हो जाता है, इसमें सही बताया गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें पहलू के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया है मांग देयता और समय या फिर अवधि देयताओं में अंतर बताया गया है। तो इसमें मांग देयता क्या होता है, तो इसको निकासी जो है यानी कि कब इसको निकाला जा सकता है, तो मांग देयता जो होती है इसको किसी भी समय या फिर मांग करने पर इसको निकाला जा सकता है। लेकिन जो समय या फिर अवधि देयताएं होती हैं इनको जो है कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ परिपक्वता होने के बाद ही इसको निकाला जा सकता है। और मांग देयता जो होता है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बचत खाता हो जाएगा, चालू खाता हो जाता है, और डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी जो है वो मांग देयता के उदाहरण हैं। और जो समय या फिर अवधि देयताएं होती है इसका उदाहरण क्या हो जाता है, तो सावधि जमा या फिर यानी कि FD हो जाता है, या फिर आवर्ती जमा यानी कि RD हो जाता है। ये सभी समय या फिर अवधि देयताएं के उदाहरण होती हैं। तरलता की अगर बात करते हैं तो मांग देयता जो है अधिक तरल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तरल होती है, लेकिन समय या फिर अवधि जो देयताएं होती है ये कम तरल होती हैं। और बैंक का जोखिम की बात करते हैं तो मांग देयता में जो है बैंकों का जोखिम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यानी कि उच्च होता है। और इसमें जो है नगद आरक्षित बनाए रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। और समय जो अवधि देयताएं होती है इसमें बैंकों का जोखिम क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो है अनुमानित क्या होता है, बहिर्वाह होता है। आगे इसमें बताया गया है बैंकों के द्वारा बनाए रखे जाने वाले भंडार बारे में, यानी कि बैंकों के द्वारा जो है भंडार बनाए रखे जाने की क्या है, आवश्यकता है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है RBI को यह आवश्यक है कि बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देयताओं का एक हिस्सा क्या करे, भंडार के रूप में रखे। और यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो। यानी कि बैंक को जो है शुद्ध मांग और समान देयताओं को क्या होना चाहिए, कुछ मतलब भंडार के रूप में रखना चाहिए, ताकि जब आपातकालीन स्थिति आती है तो इससे निपटने के लिए जो है बैंक के पास क्या होगा, पर्याप्त नगद उपलब्ध होगा। और इसे जो है 2 प्राथमिक तंत्रों के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसमें पहला कौन सा है, तो पहला दिया गया है नगद आरक्षित अनुपात है, और दूसरा क्या है, तो वैधानिक तरलता अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है नगद आरक्षित अनुपात कितना होता है, तो 4% होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का अनुपात होता है 4%। और ये जो है कहाँ और कैसे रखा जाता है, तो बैंकों को यह भंडार जो है अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना होता है, यानी कि ये जो है RBI के पास रखना होता है। और इसका जो रिटर्न होता है ये किसके पास होता है, तो CRR के रूप में रखे गए पैसों पर बैंक का कोई ब्याज नहीं मिलता है, यानी कि इसमें जो है कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। आगे इसमें दिया गया है वैधानिक तरलता अनुपात के बारे में, तो ये कितना होता है, तो 18% होता है इसका अनुपात। और ये जो है कहाँ और कैसे रखा जाता है, तो ये बैंकों को जो है यह भंडार तरल संपत्ति जैसे कि हो गया नगद हो गया, सोना हो गया, या फिर अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। और इसका जो रिटर्न होता है ये क्या होता है, तो SLR के तहत जो है रखे गए पैसों पर बैंक ब्याज कमाते हैं, यानी कि इसमें जो है ब्याज कमाते हैं बैंक। अगला इसमें दिया गया है जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में। तो जिन्होंने बताया था कि लोग निवेश करने के बजाय पैसा अपने पास क्यों रखते हैं, तो उन्होंने इसके जो है 3 मुख्य उद्देश्य बताए हैं कि क्यों जो है लोग अपने पास पैसे को रखते हैं। तो इसमें मुख्य उद्देश्य दिया गया है, लेन देन का उद्देश्य है, एहतियाती उद्देश्य है, और सट्टा उद्देश्य है। तो पहला दिया गया है लेन देन का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है रोज़मर्रा के खर्चों के लिए जो है इसमें पैसे जो है लोग अपने पास में रखते हैं, यानी कि जो भी डेली के काम के लिए जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए जो है लोग अपने पास में क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। और एहतियाती उद्देश्य क्या होता है कि आपातकाल स्थितियों के लिए जो है, यानी कि अगर आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो लोग जो है इसके लिए जो है क्या करते हैं, पैसे अपने पास में रखते हैं। और सट्टा उद्देश्य यानी कि लाभदायक अवसरों की प्रतीक्षा के लिए जो है लोग अपने पास में क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। तो ये जो है 3 उद्देश्य बताए थे जॉन मेनार्ड किन्स ने कि लोग जो है निवेश के बजाय अपने पास में पैसे क्यों रखते हैं, यानी कि अगर मतलब डेली का जो भी खर्चा होता है उसके लिए लोग अपने पास पैसे रखते हैं, या फिर जो आपातकालीन की स्थिति आ जाती है उससे निपटने के लिए पैसे रखते हैं, या फिर लाभदायक अवसर की प्रतीक्षा के लिए लोग अपने पास में पैसे रखते हैं जमा करके। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 3 कथन बताए गए हैं, जिसमें पहला है व्यक्तियों के द्वारा रखी गई नकदी रिसाव का काम करती है और मुद्रा गुणक को क्या करती है, कम करती है। और दूसरा इसमें बताया गया है कि बैंकों के द्वारा RBI के पास रखे गए उच्च आरक्षित निधियों से जो है मुद्रा गुणक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और तीसरा इसमें दिया गया है कि उच्च नगद आरक्षित अनुपात बैंकिंग प्रणाली की मुद्रा सृजन क्षमता को क्या करती है, कम करती है।
तो इसमें जो है पहला और जो तीसरा दिया गया है ये क्या है, दोनों सही दिया गया है, और तीसरा जो दूसरा दिया गया है इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें जो है मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताया गया है कि वह अधिकतम सीमा है जिस तक बैंक जमा में बदलाव के कारण मुद्रा की आपूर्ति बढ़ सकती है, ये होता है मनी मल्टीप्लायर होता है। और धन गुणक का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/, में नगद आरक्षित अनुपात जो होता है ये होता है धन गुणक। आगे इसमें बताया गया है प्रमुख छूट के बारे में। तो प्रमुख छूट क्या होता है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और NBFC सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए जो है CRR और SLR बनाए रखने अनिवार्य नहीं है, और वे जो है मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि CRR जो होता है वो मनी मल्टीप्लायर को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मनी मल्टीप्लायर को कैसे किस तरह से प्रभावित करती है। तो इसका आंसर में बताया गया है CRR में वृद्धि, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में जो है वृद्धि होता है। तो उसमें बताया गया है कि बैंकों को भंडार के रूप में जो है अधिक पैसा रखना पड़ता है। और ऋण देने की क्षमता में कमी के बारे में बताया गया है कि जनता को जो है ऋण देने के लिए बैंकों के पास कम पैसा उपलब्ध होता है। और कम मुद्रा सृजन के बारे में बताया गया है कि कम ऋण वितरित होने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में जो है कम नई मुद्रा का सृजन हो रहा है, और इसका परिणाम क्या होता है, तो धन गुणक कम हो जाता है, यानी कि इसमें जो धन गुणक होता है वो कम हो जाता है। और यदि CRR घटाया जाता है तो यह प्रक्रिया जो है इसके विपरीत कार्य करती है, यानी कि अगर CRR को घटाया जाएगा तो ये जो प्रक्रिया होगी ये क्या हो जाएगी, इसके विपरीत कार्य करने लगेगी। तो अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि विनिवेश में किसमें जो है हिस्सेदारी बेचना शामिल है। तो विनिवेश जो होता है इसमें सार्वजनिक जो उद्यम होता है इसमें हिस्सेदारी को बेचना क्या होता है, शामिल होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अभिजीत सेन थोक मूल्य सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कब जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में, यानी कि 2008 में जो है अभिजीत सेन ने जो है थोक मूल्य सूचकांक समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। आगे इसमें बताया गया है कि मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक जैसे कि विभिन्न मूल्य सूचकांकों की मदद से क्या किया जाता है, मापा जाता है। यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको कैसे मापते हैं हम लोग, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक जैसे मूल्य सूचकांकों की मदद से इसको मापा जाता है। तो इसमें जो है फॉर्मूला बताया गया है मुद्रास्फीति दर को, मतलब इसको कैसे निकाला जाता है, तो वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक और माइनस में पिछले वर्ष का जो पिछले साल का जो मूल्य सूचकांक होता है इसको घटाएंगे, और जो पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक होगा इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और इंटू में क्या हो जाता है 100। ये जो है मुद्रास्फीति दर का क्या है, फॉर्मूला बताया गया है। आगे से बताया गया थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। तो थोक मूल्य सूचकांक का जो परिभाषा होता है वो क्या है, तो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत में होने वाली जो भी औसत परिवर्तन होती है इसको मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक में। अर्थात यह वस्तुओं के जो है उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले जो होने वाले मूल्य में जो कोई परिवर्तन होती है इसको दर्शाता है। और इसमें जो है लेन देन का प्रवाह का निर्माता कौन होता है, तो थोक विक्रेता होता है, और इसका प्रकाशक होता है ये कौन होता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो होता है ये थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशक होता है। और इसका आधार वर्ष जो होता है ये कब से कब तक है, तो 2022 से लेकर के 23 को जो है इसका आधार वर्ष बनाया गया है। और इसका फार्मूला क्या होता है थोक मूल्य सूचकांक का, कि वर्तमान वर्ष में वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी की लागत, और बाई में क्या होता है आधार वर्ष में वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी की लागत, यानी कि वर्तमान वर्ष में वस्तु की निश्चित टोकरी की लागत कितनी होती है, और आधार वर्ष में वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी लागत कितनी होती है उसको बाय में रखते हैं, और इंटू में क्या हो जाता है 100 होता है। आगे हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। तो उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक होता है इसमें उपभोक्ता या फिर खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले जो भी औसत परिवर्तन होते हैं इनको मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। और यह जो होता है ये सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के जीवन निर्वाह की लागत को दर्शाता है इसमें। और इसमें जो लेन देन का प्रवाह होता है ये कौन होता है, खुदरा विक्रेता, जिसमें कौन होता है, तो उपभोक्ता होता है। खुदरा विक्रेता होते हैं उपभोक्ता, और इसमें जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लेन देन का प्रवाह ये होते हैं। और जारीकर्ता कौन होता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। और इसका आधार वर्ष कितना होता है, तो 2024 इसका आधार वर्ष है। फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वर्तमान वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की निश्चित टोकरी की लागत, और बाय में आधार वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की लागत, और इंटू में 100। आगे इसमें बताया गया है वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन WPI, यानी कि WPI में भारांश वितरण के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है 3 प्रकार के वितरण इसमें दिए गए हैं। पहला है विनिर्मित वस्तुएं हैं, दूसरा है प्राथमिक वस्तुएं, और तीसरा है ईंधन और शक्ति। तो विनिर्मित वस्तुओं में कितना परसेंट होता है, तो 64.2% होता है। प्राथमिक वस्तुएं कितनी होती है, तो 22.6% होता है। और ईंधन और शक्ति में कितने होते हैं, तो 13.5% ये होते हैं।
आगे इसमें दिया गया है सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भ्रांश वितरण कितना होता है, मतलब कैसे कैसे होता है। तो इसमें दिया गया है खाद्य और पेय पदार्थ में सबसे ज़्यादा होता है, और आवास में कितना होता है तो 10% होता है, और ईंधन और शक्ति में कितना होता है तो 6.8% होता है। अगला इसमें बताया गया है, इसमें 4 टाइप ऑफ सीपीआई यानी कि थोक मूल्य उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक होता है, इसमें 4 प्रकार के सीपीआई के बारे में बताया गया है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो पहला दिया गया है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई, और तीसरा दिया गया है ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई, और चौथा है सीपीआई यानी कि ग्रामीण, शहरी और इसमें संयुक्त होता है। तो इसमें बताया गया है औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष कितना है इसका, तो 2016 इसमें बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि सीपीआई जो होता है एएल यानी कि जो श्रमिकों के लिए जो सीपीआई होती है, और जो सीपीआई जो होता है आरएल यानी कि जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो सीपीआई होती है, इसका आधार वर्ष कितना होता है तो 1986 से लेकर के 87 के बीच में होता है। और सीपीआई एएल यानी कि सीपीआई जो होता है कृषि श्रमिकों के लिए, और सीपीआई जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए होता है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं इसको। अगला इसमें दिया गया है, आगे इसमें दिया गया है कि आरबीआई के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है तो सीपीआई का उपयोग किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो दिया गया है कि भारत में जो है 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक मतलब है, जिसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भार का क्या होता है 40.27% इसका हिस्सा होता है। और ये जो 8 उद्योग है ये कौन कौन से हैं तो कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पादन है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट और बिजली औद्योगिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाते हैं। इनको जो है मतलब ये जो 8 उद्योग हैं इनको औद्योगिक गतिविधि की रीढ़ मानी जाती है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा कौन कौन दिया गया है तो इसमें पहला ऑप्शन है 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसको शामिल किया गया था। जनसांख्यिकी लाभांश सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन दर में वृद्धि, इसको शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसको हिस्सा नहीं बनाया गया था। तीसरा इसमें दिया गया है कि शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना, इसको भी शामिल किया गया था, हिस्सा बनाया गया था। और लड़कियों के लिए देर से विवाह का बढ़ावा देना, इसको भी हिस्सा माना गया था। बात करते हैं हम लोग भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में, जो कि 2000 में आया था, जो कि जनसंख्या स्थिरता की राह इसमें मतलब माना गया था। तो ये जो है लक्ष्यों में इसमें मतलब लक्ष्यों में शामिल था, क्या क्या शामिल था तो 80% संस्थागत प्रसव और 100% गर्भधारण पंजीकरण प्राप्त करना, इसमें शामिल किया गया था लक्ष्य को। और इसमें जो है मातृ मृत्यु दर के बारे में क्या बताया गया है तो 2010 तक इसे 100 प्रति लाख जीवित जन्मों से कम करना, इसमें बताया गया है। और कुल प्रजनन दर कितना था तो 2010 तक इसे प्रतिस्थापन स्तर जो है वो 2.1 बच्चे प्रति महिला तक इसको लाना था, और ताकि जो है 2045 के आसपास जो है जनसंख्या क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 संकेतकों के एक व्यापक समूह पर आधारित है, और जिन्हें जो है व्यापक श्रेणियों में समूहीकृत किया गया है। तो कितने श्रेणियों में इसको समूहीकृत किया गया है तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें 5 श्रेणियों में इसको समूहीकृत किया गया है। तो इसमें जो है 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी दी गई है तो इसमें दिया गया है FHI के उप सूचकांक के बारे में, तो इसमें जो है प्रमुख उप सूचकांक है, और गौण उप सूचकांक के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है 5 प्रकार के जो श्रेणी दिया गया है ये दिया गया है। इसमें पहला कौन सा है तो व्यय की गुणवत्ता है। तो व्यय की गुणवत्ता में जो है कौन कौन आ जाता है तो कुल विकासात्मक व्यय आता है, और कुल व्यय आता है, और कुल पूंजीगत व्यय, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें जो है व्यय की गुणवत्ता में आता है। और राजस्व संग्रहण में कौन कौन आता है तो स्वयं का राजस्व आ जाता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद आता है, और स्वयं का राजस्व और कुल व्यय इसमें आता है। राजकोषीय सतर्कता में क्या आता है तो सकल राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद आता है, राजस्व घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद आते हैं। ऋण सूचकांक में क्या आता है तो ऋण सूचकांक में आता है ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियां, बकाया देनदारियां और सकल राज्य घरेलू उत्पाद आते हैं। और ऋण स्थिरता में क्या आते हैं तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, और क्या आता है माइनस में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर जो है वो ऋण स्थिरता में आता है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष जो है ये जो है 2022 से 23 की वर्तमान कीमतों पर आधारित है, यानी कि ये जो दिया गया है ये 2022 से 23 की वर्तमान कीमतों पर आधारित है। आगे इसमें दिया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI 2025 के बारे में इसमें बताया गया है
किस में जो है शीर्ष रैंक वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन हैं, तो शीर्ष राज्य जो है इनमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला स्थान इसमें ओडिशा का है, दूसरा है छत्तीसगढ़ का और तीसरा है गोवा का। तो ओडिशा में जो है कितने % है, तो 67.8 है और छत्तीसगढ़ में है 55.2 और गोवा में है 53.6। आगे इसमें बताया गया है नीति आयोग ने जो है 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 शुरू किया था। यानी कि नीति आयोग के द्वारा 24 जनवरी 2025 ईस्वी को नई दिल्ली में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को इसको शुरू किया गया था। और FHI 18 भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का जो है मूल्यांकन करता है और जो राजस्व व्यय और ऋण प्रबंधन के आधार पर किया जाता है। और FHI जो है वो भारत के विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि राज्यों को अनुशासित राजकोषीय रणनीतियाँ अपनाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करता है। और यह रिपोर्ट जो है राज्यों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और ताकि राजकोषीय प्रबंधन को क्या किया जाए, मजबूत किया जा सके और आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये जो है जो दिया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसके जो है मुख्य पॉइंट दिए गए थे। आगे इसमें बताया गया है नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो सुमन बैरी जो है इसके उपाध्यक्ष थे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन थे, तो VVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के CEO थे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा जो रिवीजन था आज का वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये रिवीजन अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये रिवीजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये रिवीजन कैसा लगा। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के अगले लेक्चर्स का रिवीजन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।